हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और आज जो हिमालय पर्वतमाला की हम चर्चा कर रहे थे, उसका ये आखिरी अध्याय है। उसके बाद 11 बजे आपका मास्टर वीडियो आना है और कल रात में 11 बजे हम 100 प्रश्नों का एक टेस्ट रखेंगे, जिसमें हिमालय पर्वत में हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, वो सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, कुछ नए फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे और आपको भी पता चलेगा कि कितने बेहतर तरीके से आपने टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल आपको याद होगा, कल हमने दर्रों की चर्चा कर रही थी और दर्रों के अलावा हमने घाटी अर्थात वैली की चर्चा कर ली थी। अब आज की क्लास में हमें हिमनदों की चर्चा करना है, ग्लेशियर का अध्ययन करना है, हमें मुख्य चोटियों की बात करनी है, पीक्स ऑफ हिमालय को डिस्कस करना है और लगभग लगभग 25 अन्य तथ्य हैं। 25 के आसपास कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट को हमें डिस्कस करना है। उसमें एक फैक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसका संबंध वृक्ष रेखा से है, टिम्बर लाइन या ट्री लाइन से है, तो उसकी चर्चा भी हम सेपरेटली करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं और कल के टेस्ट में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एंड मेक श्योर कि जब आप टेस्ट दें तो उससे पहले सभी चीजों को आप रिवाइज कर चुके हो। तो चलिए, 15 से 20 मिनट की क्लास है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो क्लास को जल्दी से ख़त्म करते हैं और 11 बजे मास्टर वीडियो करते हैं और फिर कल टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, मेजर पीक्स ऑफ हिमालय के बारे में। तो आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं। तो नंबर 1 पर आती है माउंट एवरेस्ट, और आप जान रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, वृहद हिमालय का हिस्सा है। और उसमें भी अगर हम बात करें कि पूरे हिमालय के किस हिस्से में आता है, तो अगर हिमालय का ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये पूर्वी हिस्सा हो गया और ये मध्य भाग हो गया, तो हिमालय के मध्य भाग में जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, वहां नेपाल वाले इलाके में माउंट एवरेस्ट स्थित है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अभी इसका डेटा 8,848 मीटर है। चीन और नेपाल में इसका डेटा 8,850 मीटर कर दिया गया है। ये दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। फिर दूसरे नंबर पर आता है K2, ठीक है। और केटू कहां पर है, इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं और ये लद्दाख वाले इलाके में है। और हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ये काराकोरम रेंज में आती है, काराकोरम श्रेणी में आती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम वाले इलाके में है। यहाँ पर भी ये महान हिमालय का हिस्सा है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और यहीं पर दोस्तों एक कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। फिर आता है मकालू। मकालू जो है वो भी ग्रेटर हिमालय में है और ये नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है। कुछ इस तरह की कहानी है कि यहाँ एक मंशालू है, मंशालू के बाद एवरेस्ट है और फिर मकालू है, फिर कंचनजंगा है। अगर हम क्रम की बात करें तो इस तरह का ऑर्डर देखने के लिए मिलता है। पांचवें नंबर पर है धौलागिरी। कंफ्यूज मत करिएगा, धौलाधर वो हिमाचल प्रदेश में है, भारत में स्थित है। लेकिन जो धौलागिरी पर्वत है दोस्तों, ये नेपाल वाले इलाके में आता है और नेपाल वाले इलाके में भी ये महान हिमालय अर्थात ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। इसलिए पहले नाम बता रहा हूं क्योंकि अभी इन्हीं चीजों को हमें मैप में बनाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने पिछली क्लास का भी मैप वर्क कंप्लीट किया होगा और इस क्लास में भी आप मैप वर्क को पूरा करेंगे।
तो आगे देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटियां, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी दी गई है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जो लद्दाख में आती है। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा है जो सिक्किम में आती है। तीसरे नंबर पर नंगा पर्वत है दोस्तों, ये भी लद्दाख वाले इलाके में आती है। चौथे नंबर पर नंदा देवी है जो उत्तराखंड में आती है। और पांचवें नंबर पर कामेत है और ये भी उत्तराखंड में आती है। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें केटू बस ट्रांस हिमालय में है, बाकी ये सारी जो हैं ये ग्रेटर हिमालय में आती हैं। ठीक है, नंगा पर्वत को भी छोड़ दीजिए। कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, ये सब ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। अब आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये जो नंगा पर्वत और केटू है ये कई जगह पर नहीं मेंशन किया है। तो हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर ली है कि केटू और नंगा पर्वत ये दोनों ही भारत में ही है। ऑल्दो उस इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इलीगली पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया है, जो बहुत सून विल द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया नंगा पर्वत, केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत। अब इनको मैप में लोकेट करना शुरू करते हैं एक एक करके। तो देखो ये जो इलाका है ना, यहां पर है दोस्तों केटू अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। तो ये काराकोरम रेंज में आती है, गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये भारत में स्थित है और ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड वाले इलाके में यहां नंदा देवी दिखाई देगा। नंदा देवी के बारे में दो तीन बातें याद रखना कि ये पूरे के पूरे कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा उत्तराखंड की भी ये सर्वोच्च चोटी है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर आ जाएगा केटू, नंबर 2 पर आ जाएगा कंचनजंगा, नंबर 3 पर नंगा पर्वत और नंबर 4 पर आती है नंदा देवी। और यहीं पर स्थित है कामेत पर्वत। ठीक है, उत्तराखंड में ही यहीं पर कामेत पर्वत भी स्थित है। अब हम नेपाल वाले इलाके में आते हैं। तो नेपाल में सबसे पहले आपको दिखाई देगी धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी के बाद दूसरा है दोस्तों अन्नपूर्णा। क्रम याद किया था हमने, उम्मीद है आपको याद होगा। तीसरे नंबर पर है माउंट एवरेस्ट, अलग से नोट किया गया है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। चौथे नंबर पर आता है मकालू। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट से पहले मनसालू आता है, वो हमने वहां पर लोकेट किया था जब हम ग्रेटर हिमालय पढ़ रहे थे। थोड़ा और आगे आएंगे तो सिक्किम पहुंच जाएंगे और सिक्किम में आपको दिखेगा द ग्रेट कंचनजंगा। और अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये मुख्य चोटियां हैं। इन सभी को मैप में आप लोकेट कीजिए, बनाइए इनको मैप में, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जब आप हिमालय में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको मिलता है केटू। ठीक है, केटू के बाद आपको मिलेगा नंदा देवी। नंदा देवी के बाद धौलागिरी। धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी के बाद और आगे जाएंगे तो अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा पूछा जाता है, अन्नपूर्णा कहाँ पर है। ठीक है, और आगे जाएंगे दोस्तों तो आपको मकालू पर माउंट एवरेस्ट दिखेगा। ठीक है, थोड़ा और तो मकालू पर्वत दिखेगा, मकालू। फिर कंचनजंगा, भारत आ जाएंगे आप। और 8वें नंबर पर नामचा बरवा दिखाई देगा। ओके, तो ये ऑर्डर है। इसमें भी अगर हाइट के हिसाब से आप बात करें तो हम जान रहे हैं कि नंबर 1 पर माउंट एवरेस्ट आएगा, नंबर 2 पर केटू आएगा, नंबर 3 पर कंचनजंगा आएगा। ठीक है, नंबर 4 पर मकालू आएगा। तो ये ऊंचाई के आधार पर हो गया, हाइट के बेसिस पर हो गया। तो क्रम भी आपको याद रखना है और हाइट के हिसाब से तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि पहले भी प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों भारत की हिमालय की प्रमुख चोटियां, मेजर पीक्स ऑफ हिमालय। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड लास्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, हिमालय के प्रमुख हिमनद। अब ग्लेशियर के बारे में हमने आपको बता ही दिया था कि बेसिकली इट इज अ फ्लोइंग आइस, बहुत बड़ी बर्फ राशि है जो गतिमान है।
ठीक है, बहुत बड़ी बर्फ राशि है जो गतिमान है। हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे कि स्नो लाइन क्या होता है। स्नो लाइन के ऊपर ही आपको बर्फ देखने के लिए मिलेगा, वहीं पर ग्लेशियर दिखाई देंगे। ग्लेशियर का महत्व यही है कि ये मीठे पानी अर्थात फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा रिसोर्स है पूरी दुनिया में। और बहुत सारी नदियां जिन्हें हम 12 मासी नदियां कहते हैं, पेरिनियल रिवर कहते हैं, वो इन ग्लेशियर से होकर के गुजरती हैं, सच एज गंगा और यमुना। गंगा आप जानते हैं कि पूरे भारत की जीवन रेखा है, इट इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। और पूरे गंगा नदी तंत्र पर, गंगा रिवर सिस्टम पर भारत की लगभग 40% आबादी निर्भर है। 40% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो गंगा नदी के पानी पर निर्भर है। तो यही कारण है कि हिमनद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लगातार आप रिपोर्ट सुन रहे हैं कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। एक बार जाकर के आप चेक कीजिएगा सिचुएशन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, तो उसमें गूगल मैप के द्वारा बताया गया है कि 1980 में कितने बड़े इलाके में गंगोत्री ग्लेशियर फैला हुआ था, वो कितने छोटे इलाके में बचा हुआ है। चौराबाड़ी ग्लेशियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा हिस्सा पिघल करके अब एक झील बन चुका है। ठीक है, और इसी का संबंध वृक्ष रेखा से भी है, ट्री लाइन से भी है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूंगा। ठीक, तो पहले हिमनद के बारे में पढ़ें कि प्रमुख हिमनद कौन से हैं। तो आपको याद होगा कि जब हम काराकोरम पढ़ रहे थे, ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ हिमनदों की चर्चा की थी। जैसे यहां पर हमने देखा था बातुरा हिमनद, ठीक है, बातुरा ग्लेशियर। फिर हिस्पर हिमनद, हिस्पर ग्लेशियर। फिर आपको याद होगा बालतोरा, बालतोरा ग्लेशियर। और सबसे महत्वपूर्ण है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के बारे में बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे हमने, जाना था हमने कि ये दुनिया का सर्वोच्च युद्ध स्थल है, इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने पुनः अपने हिस्से पर अधिकार किया था। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर भी एक नापाक हरकत की थी। पहले संधि यही हुई थी कि इस इलाके में चूंकि बहुत हार्श कंडीशन है तो सेना नहीं रखी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया, तो भारत की सेना भी गई और तब से आज तक भारत की सेना यहाँ पर है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा घाटी का निर्माण होता है। और हमने ये भी जाना था कि ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। नंबर 1 फैटचेनको ग्लेशियर है जो तजाकिस्तान वाले इलाके में आता है। ठीक है, 76 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो ये सारे ग्लेशियर हमने ट्रांस हिमालय में पढ़े थे, बातुरा, बालतोरो, हिस्पर, सियाचिन। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे आए थे तो हमने यहाँ पर सालतोरो, एक बालतोरो, सालतोरो कांगड़ी, सालतोरो रेंज भी यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़े तो उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। बहुत सारे हैं, याद कीजिए, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगोत्री नदी से ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, जो देवप्रयाग में जाकर के दोस्तों आप जानते हैं गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। इसके अलावा चौराबाड़ी ग्लेशियर भी है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें भी बताएंगे हम आपको। और फिर मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम पढ़ा है सबके बारे में, जल्दी बताओ मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर भी यहीं पर है, पिंडारी ग्लेशियर। तो गंगोत्री, चौराबाड़ी, मिलाम, पिंडारी, यमुनोत्री, ये सारे जो ग्लेशियर हैं ये उत्तराखंड वाले इलाके में आते हैं। अब चौराबाड़ी के बारे में याद रखिए कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर कहा जाता है। तो वही मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों कि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज का प्रमाण होता है या इसका परिणाम क्या होता है, तो जलवायु परिवर्तन का रिजल्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अब आप कुछ भी कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ही जलवायु परिवर्तन है, लेकिन मौलिक तौर पर देखा जाए तो जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, उसका एक परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग, और कारण भी है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दोनों चीजें आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन का। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से का मतलब क्या होता है, तो उसका सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, जो पृथ्वी का औसत तापमान है, जो मीन टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है, उसमें लगातार वृद्धि होना।
ठीक है। अगर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा, मीन टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका फर्क ग्लेशियर पे भी पड़ेगा, स्नो लाइन पे भी पड़ेगा। अब हमने वो कंसेप्ट भी डिस्कस किया था। हमने जाना था ना कि पहाड़ में एक स्नो लाइन होती है, एक हिम रेखा होती है। ठीक है। अगर ये स्नो लाइन जितनी ज्यादा ऊपर जाती जाएगी, बर्फ उतना कम बचेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी स्नो लाइन यहां पर है, तो ये जो ऊपर का पूरा इलाका है, ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आइस होगा, बर्फ होगा। लेकिन अगर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता जाएगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी दोस्तों, तो यही जो स्नो लाइन है वो यहां पर आ जाएगी। यस और नो आ जाएगी ना यहां पर। और फिर बर्फ कितने इलाके में बचेगा? तो बर्फ सिर्फ और सिर्फ इतने इलाके में बचेगा। और बर्फ ही से क्या बनते हैं? तो इसी से साहब ग्लेशियर बनते हैं। तो जो ग्लेशियर हैं वो समाप्त होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। और ग्लेशियर खत्म होंगे, इसका मतलब बहुत सारी नदियों का जो स्रोत है, जो 12 मासी नदियां हैं, वो सूखने लगेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर हो जाएंगी, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। अदरवाइज हो सकता है कि हम अपने 40 और 50 साल अच्छे से गुजार लें, लेकिन आने वाली जनरेशन बहुत प्रॉब्लम में आएगी। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है ना कि यंग लीडर्स होने चाहिए। यंग लीडर्स जो फ्यूचर जनरेशन की बात करें, इवन हमारे फ्यूचर की बात करें, कि हम जब अपने ओल्ड एज में होंगे, 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तब चीजें किस तरह से बदल रही होंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसका मैं आपको एक करंट एग्जांपल भी देता हूं दोस्तों। आपने थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में सुना होगा। नहीं सुना है तो उसको याद कर लेना। एक थ्वाइट्स ग्लेशियर है दोस्तों, और ये ग्लेशियर अंटार्कटिक में है। ठीक है, याद रखिएगा, अंटार्कटिक में ये ग्लेशियर है। बहुत बड़ा ग्लेशियर है थ्वाइट्स ग्लेशियर, बहुत ही बड़ा। बहुत तेजी से पिघल रहा है। और कहा जा रहा है कि 2030 तक ये ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएगा। अब क्यों पिघल रहा है, तो उसका कारण भी मैं आपको इसमें बताया गया कि देखिए, ये ग्लेशियर है, ये बर्फ की एक चादर है दोस्तों, और ये जमीन है। ठीक है, और बीच में ये समुद्र का पानी है, ये ओशियन का वाटर है। अभी यहां पर ठंडी धाराएं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे जो समुद्र का तापमान है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर ये पानी गर्म हो जाए, ये देखिए नीचे वाला पानी, अगर ये पानी गर्म हो रहा है, लगातार ये पानी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये भाग पिघलने लग रहा है, ये वाला हिस्सा। तो ये ग्लेशियर आप देखो इस हालत में पहुंच चुका है, और उसके टुकड़े आपको दिखाई देंगे। तो जब समुद्र का तापमान बढ़ेगा, तो जो समुद्र की ठंडी जलधाराएं होती हैं, जो कोल्ड करंट होती हैं, वो धीरे धीरे गर्म जलधाराओं में परिवर्तित होने लगेंगी। और ये जो वार्म वाटर का फ्लो होगा, तो ये बर्फ को पिघला रहा है। आप देखो, पहले ये गैप बिल्कुल नहीं है, दोनों पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ गैप बिल्कुल भी नहीं है, पर इसमें देखिए ये गैप बनने लग रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ क्रैक आएंगे, और ऊपर से ये ग्लेशियर टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये हो रहा है, और ये सिर्फ थ्वाइस ग्लेशियर की बात नहीं है। अंटार्कटिक के बहुत सारे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हमेशा मैं कहता हूं कि पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस आनी चाहिए, और स्टेप्स लिए जाने चाहिए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम इतने ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, हम दूसरे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इन मुद्दों को भूल करके। ठीक है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग। और याद रखिए, इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, थ्वाइस ग्लेशियर कहां पर है, तो मेक श्योर आपको याद रहे कि ये अंटार्कटिक में है। ओके। तो ये हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं दोस्तों, दे आर द मेजर ग्लेशियर ऑफ द हिमालय। इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और जो पुराने ग्लेशियर हैं वो तो आपने पढ़े ही हैं, तो उनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी में लगभग 20-25 फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट हैं, बस एक बार इनको पढ़ना है। एक दो फैक्ट समझाने वाले हैं, तो उनको जरा समझ लेते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला फैक्ट है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय में स्थित है। अब मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में नहीं पता, तो ये नदियों वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। चुंबी घाटी, तो हमने डिस्कस किया था कि जो चुंबी घाटी है वो भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर है, और भारत का सिक्किम राज्य उस क्षेत्र में आता है। ठीक है। और चुंबी वैली के पास ही डोकलाम का पठार था, जहां भारत और चीन के बीच में एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी।
ओके, आगे बढ़े तो कश्मीर घाटी और डल झील वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। तो बहुत अच्छे से हमने जाना था कि ऊपर ग्रेटर हिमालय है, पीर पंजाल है और बीच में कश्मीर वैली है, और इसी कश्मीर की घाटी में डल झील भी स्थित है। और ये कश्मीर की जो घाटी है ये करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट हैं, जो कि हिमनद के अवसाद हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा और समझना भी नहीं है। हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उत्तर के मैदान, उसमें ये टॉपिक क्लियर होगा। वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरार ए शरीफ कश्मीर हिमालय में है, पढ़ा था हमने। कश्मीर हिमालय को ही पंजाब हिमालय कहा जाता है सिडनी बराड के हिसाब से, और बनर्जी साहब के हिसाब से वो कश्मीर हिमालय है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फूलों की घाटी जो है वो कुमाऊं हिमालय में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल हिमालय में है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक है। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर होंगे। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ध्यान दीजिए इस फैक्ट पर। इसमें कहा गया है कि पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई अधिक है और यहां वनस्पतियों की अधिकता है, जबकि पश्चिमी हिमालय में इसका अभाव है। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि ट्री लाइन का मतलब क्या होता है। इंग्लिश हिंदी में से वृक्ष रेखा कहते हैं। तो ऐसी रेखा दोस्तों, ट्री लाइन एक ऐसी रेखा होती है जिसके ऊपर वनस्पति नहीं होती, जिसके ऊपर वेजिटेशन नहीं पाया जाता। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि साहब ये ट्री लाइन है, तो इसका मतलब इसके ऊपर अब आपको वृक्ष नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी वनस्पति मिल सकती है बहुत मामूली सी, लेकिन वृक्ष आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी को ट्री लाइन कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताओ कि हिमालय के दो हिस्से हो गए, एक ये वेस्टर्न पार्ट हो गया और ये हिमालय का ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो हम दोनों, ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि पश्चिमी घाट तो ऊंचा है, पूर्वी घाट उतना ऊंचा नहीं है। तो अगर यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा होगी दोस्तों, तो बट नेचुरल सी बात है यहाँ पर क्लाइमेट भी हार्श होगा। तो क्लाइमेट अगर यहाँ पर हार्श होगा तो जो निम्न स्तर पर ही यहाँ पर ज्यादा वृक्ष नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा वृक्ष नहीं पाए जाएंगे। ओके, जबकि पूर्वी भाग में तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो ट्री लाइन है वो काफी नीचे होगी। ठीक है, पता पड़ा आप इतने ऊपर गए, उसके बाद किसी भी प्रकार के कोई वृक्ष नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई ट्री नहीं है। जबकि पूर्वी हिमालय में ऊंचाई कम है, ये हमने देखा भी था। तो चूंकि यहाँ पर ऊंचाई कम है तो यहाँ ट्री लाइन ऊंचाई पर पाई जाएगी। मतलब ये है कि जब आप इसमें बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तभी आपको वो समय देखने मिलेगा जब वृक्ष नहीं पाए जाते। बाकी निचले इलाकों में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, देखो बहुत बेसिक है, इसको कंफ्यूज मत होना, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वृक्ष रेखा का मतलब है वो रेखा जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की वृक्ष नहीं पाए जाएंगे, जिसके ऊपर ट्री नहीं पाए जाते। अब याद करो तो पूर्वी हिमालय के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनकी ऊंचाई कम है, हाइट कम है, जिस वजह से यहां पर ज्यादा वनस्पति पाई जाती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूर्वी हिमालय में जो ट्री लाइन है, वृक्ष रेखा है, वो ऊपर की ओर होगी, तो क्या ये सही है? या फिर वो बहुत ज्यादा होगी, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर ये रेखा पूर्व की ओर ज्यादा है अर्थात यहां पर पाई जाएगी। ठीक है, तो इसको और अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पर दो पर्वत हैं, एक ये पर्वत हो गया और इसकी ऊंचाई, और अच्छे से बना देते हैं, ये एक पर्वत है, इसकी ऊंचाई हमने माना कि 5000 मीटर है, और ये दूसरा पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग लगभग 2000 मीटर है। तो यहां पर जलवायु ज्यादा अच्छी होगी वेजिटेशन के लिए, यहां पर अच्छा क्लाइमेट होगा। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा कि जो वृक्ष हैं वो यहां तक भी उग रहे होंगे। ओके, तो आप क्या कहोगे, यहां पर जो वृक्ष यहां तक उग रहे हैं वृक्ष, इस पूरे भाग में आपको, इस पूरे भाग में ग्रीनरी दिखाई देगी। ठीक है, मतलब बहुत बड़े भाग पर यहां पर वृक्ष हैं। तो आप क्या कहोगे कि यहां पर जो ट्री लाइन है, जो वृक्ष रेखा है, वो बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है।
ठीक है। अब ये है 5000 मीटर, तो यहां जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएंगे, मान लीजिए कि आपने कहा सर इसी के बराबर कर देते हैं, 1500 मीटर पे ही आप ये लाइन खींच दो सर, जैसा आपने यहां खींचा, चलो मैंने यहां खींच दी, हो गया। ओके, जितने यहां पर उतनी ही यहां पर, और यहां पर वेजिटेशन है। लेकिन जब आप इस पर्वत की तुलना करते हैं तो क्या कहोगे कि साहब ये जो 5000 मीटर का पर्वत है, यहां पर जो वृक्ष रेखा है, जो ट्री लाइन है, वो काफी ज्यादा नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है। तो अगर हम हिमालय के कंटेक्स में बात करें, तो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है और हिमालय का जो मध्य भाग है, वेस्टर्न और मिडिल हिमालय, इन दोनों ही क्षेत्रों में जो ट्री लाइन है, जो वृक्ष रेखा है, वो बहुत नीचे पाई जाएगी। समझ रहे हैं? वो नीचे पाई जाएगी, और चूंकि वृक्ष रेखा नीचे है तो यहां वनस्पति भी कम पाई जाएगी, यहां वेजिटेशन भी कम पाया जाएगा। लेकिन जब आप ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो वहां ऊंचाई कम है, हाइट कम है, तो यहां पर ट्री लाइन जो है वो ऊंचाई पर पाई जाएगी, वो हाइट पर पाई जाएगी, और यही रीजन है कि यहां पर वनस्पति भी ज्यादा होंगी, यहां पर वेजिटेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम ध्यान से इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न आ सकता है, अच्छा प्रश्न है, और जनरली हम कवर भी नहीं करते हैं, तो अदर फैक्ट में मैंने इसको कवर किया है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं। तो अगला फैक्ट है कि कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के मध्य, तो ये हम देख लिया था हमने कि चाहे कश्मीर घाटी हो, काठमांडू घाटी हो, दोनों ही लेसर शिवालिक, माफ कीजिए, मध्य और बृहद हिमालय के बीच में है, ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में है। बुग्याल और पगार, तो ये दोनों ये दोनों ही घास के मैदान हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हमने देखा था कि जो ग्रास लैंड है, तो जो घास के मैदान कश्मीर में पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है, और जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़े तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा गंगा का मैदान है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से बुमला दर्रे के द्वारा होता है। बोमडिला अलग है और बुमला अलग है, कल भी पढ़ा था हमने। बुमला पास अलग है, बोमडिला अलग है, ऑल्दो दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सुलेमान तथा किरथर पर्वत श्रेणियां पाकिस्तान में पाई जाती हैं। खैबर दर्रा जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर है, वो रेशम मार्ग का हिस्सा था। जेलपला भी रेशम मार्ग का हिस्सा था। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी स्थित है। ठीक है, हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने शिपकीला गौड़ द्वारा विच्छेदित किया है। तो हम जानते हैं कि जो सतलज नदी है वो भारत में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, जल्दी मुझे बताइए कि रोहतांग दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है, और ये भी बताइए कि बनिहाल बारालाचा दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है। कल पढ़ा था कि बारालाचा और रोहतांग दोनों दर्रों से जो नदियां निकलती हैं वो बताओ, और ये भी कमेंट करके बताओ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहां पर स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है वो कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे पूरे फैक्ट्स खत्म होते हैं, और ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो एक अध्याय हमने पढ़ना शुरू किया था, हमने चर्चा करना शुरू की थी हिमालय पर्वत के बारे में, तो आज हिमालय पर्वत समाप्त होता है, और हमने बहुत अच्छे से हिमालय पर्वत को पढ़ा है, बेहतरीन तरीके से हिमालय माउंटेन को कवर किया है। कल जब आप प्रश्न लगाओगे ना, और उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन हिमालय पर्वत के होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सर हम 70 से 80% क्वेश्चन बना पा रहे हैं, और इतने ही क्वेश्चन तो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बनाना है। और जो आप बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सर ये एसएससी में काम आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं हमेशा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ ना, कि एक बार जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और फिर मुझसे आप खुद बताइए कि ये उसके लिए यूजफुल है या नहीं। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर दूं कि हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारत का भौतिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। और अब तक दोस्तों हमने इसमें 2 टॉपिकों को खत्म कर लिया है। हमने सामान्य परिचय की चर्चा कर ली है,
एक मिनट रुकिए। ठीक है। तो अब तक दोस्तों हमने इसमें दो टॉपिकों को पढ़ा है। एक तो हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला पढ़ लिया। देखो दो हिस्से बस बड़े हैं। एक तो ये उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। और एक बात याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि शुरुआत के जो तीन टॉपिक हैं भूगोल के, सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों नदियां। यहीं से आपके 60 से 70% प्रश्न भूगोल में आते हैं, इन्हीं चीजों से पूछे जाते हैं। तो यही रीजन है कि मैं ये तीन टॉपिक तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि यहां से प्रश्न छूटने की संभावना कम से कम रहे दोस्तों। ठीक है। तो देखिए हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला पढ़ ली। अब हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, जो परसों से हम शुरू करेंगे, क्योंकि कल आपका टेस्ट है। फिर भारतीय मरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारत के द्वीप और आखिरी में कुछ अन्य तथ्य। ठीक है। तो दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सेशन, ये पूरी सीरीज बहुत पसंद आई होगी। एक बात मैं आपको बता दूं क्लास को खत्म करने से पहले, कि मेरा आधुनिक भारतीय इतिहास का कोर्स चल रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, और भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आंसर राइटिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों हम वहाँ पर। तो अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा कोड SG Live इस्तेमाल कीजिए। आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,849 रुपये में मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 साल का 24,000 रुपये में मिलेगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये सारे कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, रेजा हैंड में प्रायोरिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो प्लीज़ यूज़ माय कोड SG Live टू गेट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। कल आपसे मुलाकात होगी टेस्ट में। अपना ख्याल रखिए, और थोड़ी सी चर्चा भी मैं आपसे कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। हेलो। तो मुझे ये बताइए पहले, क्या आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों? ये मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, कोई इशू तो नहीं है? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि ज्योति जी हैं, और ओके, कुछ दिक्कत है यहाँ पर? सर मैं बिहार से हूँ, आपकी वीडियो सेव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच उर्वशी जी। ठीक है, वैसे यूट्यूब पर है, कभी जाने वाली नहीं है। ठीक है। सर नहीं, MCQ हम यहीं पर लगाएंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच राधे कृष्णा जी, थैंक यू। ओके। तराई अभी नहीं, इंडियन जी, तराई की जो हमें चर्चा करनी है ना, वो परसों की क्लास में चर्चा करनी है। उत्तर के मैदान है, बहुत डिटेल से पढ़ना है। वो जो पाताल तोड़ कुआ वाला टॉपिक है वो भी बहुत डिटेल से पढ़ना है हमें। ठीक है। तो उसकी चर्चा वहां पर होगी। मैं कुछ निकाल दूं यहाँ पर। ओके। अब मुझे और बताइए कि और कोई डाउट है आपका? मैं दमोह से हूँ, मध्य प्रदेश से। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू। और बताइए सर क्या। हाँ मैं कोशिश करता हूँ शिवानी जी। टाइमिंग बता, रात में 11 बजे, क्योंकि एक क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, तो उसको कवर करने के लिए हमने दो क्लासेस रखी हैं। A4 साइज का जो PDF है आसिफ जी, वो मैं कल, हाँ, कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा A4 साइज का PDF। ठीक है, जो आपके प्रिंटेबल नोट्स हैं, तो कल आपको मिल जाएगा दोस्त, एक बार चेक कर लीजिएगा। कौन सा इशू है प्लीज मुझे बताइए पूनम जी। ओके, थैंक यू। आई विश आपको समझ में आया होगा। कल होगी कल। नहीं 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 नहीं, MCQ का नोटिफिकेशन कल का ही है दोस्त। वो तो मास्टर क्लास है हिमालय की, जो हमने अब तक पढ़ा है ना, तो उसे एक क्लास में हमें मर्ज करना है बेसिकली। थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आप लोगों ने प्रश्न लगाए हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं? MPPSC के अलावा कितने लोग हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो अटेंड कर रहे हैं? और क्या आप जिस भी विषय की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रश्न लगा रहे हो, MCQ लगा रहे हो आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मैं आपसे वहां कांटेक्ट करता हूँ टेलीग्राम पर। हाँ यही कंटेंट रहेगा।
70% क्वेश्चन, थैंक यू, वेरी गुड पूनम जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप हिमाचल से हैं, आप बताइए प्रश्न लगा रहे हैं आप लोग। हाँ, अब मुझे बताएं विक्की जी कि आपके प्रश्न कवर हो रहे हैं। देखिए अभी एक एक सब्जेक्ट कर लें। अमृता जी, मेरा पहला कोशिश यही है कि हम सितंबर के आखिरी आखिरी तक भूगोल का कम से कम 60% हिस्सा कवर कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आपके कवर हो जाएं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल मोनू जी, आपका नाम ले लिया हमने। ठीक है, हम यूपी से हैं, ओके। तो मुझे बताते जाए आप लोग कि प्रश्न लगा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल मोनू जी, हमने आपका नाम ले लिया। एमसीक्यू, एमसीक्यू यहीं पर होगा दोस्त, यहीं पर होगा। हाँ, स्तुति जी, बिल्कुल। मैं यूके, ओके, यूके की प्रिपरेशन कर रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टडी जी बता रहे हैं 80% क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हम ये प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सितंबर तक तो बहुत बहुत कवर हो जाएगा मीना जी, बहुत, मतलब आपकी ज्योग्राफी का 60-70% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हाँ पूरा कराएंगे यार, पूरा कराएंगे। बिल्कुल मिथिलेश जी, स्वागत है आपका, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, हम आकाश जी ये करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करा रहे हैं ना हम आसिफ जी, जैसे पहले चैप्टर का भी मैंने एमसीक्यू करवाया था, वो भी डला हुआ है। सेकंड चैप्टर का भी एमसीक्यू हम करा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल मिथिलेश जी, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी कल एमसीक्यू टॉपिक में, जहां पर हमें बहुत सारे प्रश्न लगाने हैं। तैयारी करके आइएगा, बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।